हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर जो है उसके अंतर्गत आने वाला मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसकी क्लासेस लेकर के आता हूं। आप सभी लोगों को बता दूं कि जो अभी आपका न्यू सिलेबस जो जारी हुआ उसके अंदर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग और साइंस वाला पोर्शन जो है वही रहा है। तो हम जो है लगातार जो पढ़ते आ रहे थे वही चीजें हमारे वापस से आगे काम आने वाली है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए। तो अब जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने जो है पहले आपका नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ लिया था। उसके बाद में हमने मेंसुरेशन टॉपिक को पढ़ा था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी के बारे में। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और ये है सांख्यिकी हमारा। अब इसके अंतर्गत हम लोगों ने ये देखा था कि सांख्यिकी है क्या, आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, प्रथम आंकड़ों का यानी प्राथमिक आंकड़ों का जो है संग्रहण कैसे किया जाता है और द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण कैसे किया जाता है। इन शॉर्ट सीधा सीधा ये याद रखें कि प्राथमिक आंकड़ों का मतलब है कि जिस चीज का एग्जिस्टेंस नहीं था आपने उस चीज को एग्जिस्ट में लाया है। ठीक है, वो तो होता है प्राथमिक आंकड़े। और जो एग्जिस्ट कर रहा था उसी एग्जिस्टेंस चीज को ही इसने यूज करके कुछ नया बनाया या उसी चीज को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करा, उसको कहा जाता है द्वितीयक आंकड़े यानी सेकेंडरी आंकड़े। ठीक, चलो, यहां तक की अपने बात हो चुकी थी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं आज आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटास। तो जो आंकड़े हैं उनको हम किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट करते समय कौन कौन सी जो है हमारे पास में अलग अलग राशियां निकल कर आएगी उनको पढ़ना है। तो आप लिखेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, ठीक है, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर सबसे पहले हमें बात करनी है परास के बारे में। और परास का मतलब हो गया रेंज। क्या हो गया? रेंज। ठीक है, तो हमें बात करनी है परास यानी रेंज की बात करनी है। अब प्रास या रेंज का मतलब क्या होता है? तो प्रास या रेंज का मतलब है जो हमारे पास में आंकड़े हैं उन आंकड़ों के अंदर जो है कोई ना कोई तो एकदम सबसे टॉप पॉइंट पे होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं सुपीरियर होगा, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और एक सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, अधिकतम वैल्यू है, और जो न्यूनतम सबसे छोटा जो मान है, मिनिमम, इन दोनों का जो अंतर होता है, डिफरेंस लिया जाता है, उसी अंतर को, उस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? परिसर या फिर रेंज या फिर परास कहते हैं। ठीक, चलो, तो लिखेंगे आंकड़ों के अधिकतम, आंकड़ों के अधिकतम, आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम, व न्यूनतम मानों, अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को, मानों के अंतर यानी डिफरेंस, ठीक है, अंतर को, अंतर को परास या परिसर कहते हैं। ठीक है, तो आंकड़ों के अधिकतम व न्यूनतम मानों के अंतर को परास या परिसर यानी कि रेंज कहते हैं। अब देखिए इसका एक उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण कैसे, तो हमारे पास सपोज करिए, देखो आंकड़े हैं 25, 12, 36, 24, 48, 29, 15, 5, 7, 9, 36। ठीक, 36 हो गया था, ठीक है, तो 39 ले लो। लो,
ठीक, इस प्रकार से ये हमारे पास में कुछ आंकड़े दे रखे हैं। इन आंकड़ों में अगर मैं अधिकतम मान की बात करूं तो कितना है, तो देखिए अधिकतम, तो अधिकतम मान इसके अंदर कितना है, तो देखिए अधिकतम 48, इसके बाद में कोई नहीं है ना, तो 48 सबसे बड़ा मान है। अधिकतम मान कितना है, 48, तो ये हम यहाँ लिख देंगे 48। क्लियर। अब न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम यानी कि मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम कितनी है तो देखेंगे, तो मिनिमम कितनी है, तो आपको गिनती आती है भाई, देख लो। अब सबसे छोटा मान यहाँ पर 5 है, 5 से फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 15 है, तो सबसे छोटा मान कौन सा है, 5 है, तो ये लो 5 आ गया। ठीक है, तो सबसे बड़ा मान तो था 48, 48, और सबसे छोटा मान है 5, न्यूनतम 5। ठीक, ये लो 5। तो अब इसका जो परास होगा, जो रेंज होगी, वो रेंज क्या हो जाएगी, तो वो रेंज हो जाएगी आपके पास में 48 - 5 बराबर आ जाएगा 43। कितना आएगा, 43। तो यही जो है इन आंकड़ों की क्या हो जाएगी, परास, परिसर या रेंज हो जाएगी। क्लियर। तो ये आप लिख लीजिए, और इसी के साथ आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के अंदर आने वाला पहला कॉन्सेप्ट परास या रेंज जो है कंप्लीट होता है। और ये जो है आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इस पर आधारित क्वेश्चंस जो है मैं अभी आगे करवाऊंगा पीवाईक्यूज, तब आपको पता चलेगा। अभी तो आप केवल थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं कि ये होते क्या है। ठीक, चलो अब देखिए, परास समझने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास में एक शब्दावली आती है बारंबारता, जिसे इंग्लिश में कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब बारंबारता क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो दूसरा आप लिखेंगे बारंबारता। ठीक, और बारंबारता का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है मतलब, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बारंबारता फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, हमारे पास में कुछ आंकड़े दे रखे होते हैं, है ना, डाटास दे रखे होते हैं। उन आंकड़ों में से कोई ऐसा एक आधा प्रेक्षण तो होता ही है, कोई ऐसा एक आध जो है मतलब डाटा होता ही है, वो जो है कितनी बार रिपीट हुआ है, जैसे 2 बार रिपीट हो जाता है, कोई 3 बार होता है, कोई 4 बार रिपीट हो रहा है, कोई 5 बार रिपीट हो रहा है। जैसे आप अगर मान लीजिए 10वीं क्लास में थे, उस समय आपके प्रथम परख जब हुआ होगा तो गणित में आए होंगे 5 नंबर। फिर जब दूसरा परख हुआ तो अब आ गए आपके 3 नंबर। फिर अर्धवार्षिक जब आपके हुआ तो मान लो वो 10 नंबर का ही हुआ अर्धवार्षिक, और आपके वापस से आ गए 5 नंबर। तो इसका मतलब 5 नंबर आपके पास कितनी बार आ गए, 2 बार। ठीक है, और जब आपके वार्षिक एग्जाम से पहले एक तृतीय परख हुआ, उसमें मान लो गणित में आ गए 3 नंबर, तो 3 नंबर कितनी बार आया, 2 बार। और वार्षिक परीक्षा भी 10 नंबर की हो गई और उसमें भी आ गए 3 नंबर, तो 3 नंबर आपके आए 3 बार, 5 नंबर आए 2 बार। तो ये जो 2 बार आए 3 बार आए यही कहलाता है बारंबारता फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई बात। तो दिए गए आंकड़ों में कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है अथवा जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, रिवीजन जो है, रिपीटेशन हो रहा है उस राशि का, उसी को कहते हैं बारंबारता। ठीक है, अब शुद्ध हिंदी की डेफिनेशन आप जो है यहाँ पर देख लीजिए और लिख लीजिए। दिए गए आंकड़ों में, दिए गए आंकड़ों में कोई परीक्षण, कोई परीक्षण जितनी बार आता है, ठीक है, कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है या जितनी बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसे बारंबारता, उसे बारंबारता कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, तो उदाहरण के लिए हम देखते हैं, सपोज करो एक टेबल बनाता हूं मैं, ठीक है,
तो एक विद्यालय के अंदर अपने पास में जो है कुछ विद्यार्थी थे, ठीक है, 10 विद्यार्थी लूंगा मैं भी। और उन 10 विद्यार्थियों के जो है अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब वो अंक कितने प्राप्त हुए वो देखिएगा आप। तो मान लीजिए हमारे पास में थे 20 विद्यार्थी। कितने हैं विद्यार्थी? 20 विद्यार्थी है। और उस 20 विद्यार्थियों का हमने 10 नंबर का टेस्ट लिया। कितने नंबर का? 10 नंबर का टेस्ट लिया। इस 10 नंबर में से 20 विद्यार्थियों के जो मार्क्स आए हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे मान लो एक विद्यार्थी के 2 नंबर आए, फिर 3 आए, फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया, 2 आया, 3 आया, 1 आया, 4 आया, 5 आया, 2 आ गए, 3 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गए, 9 आ गए, ठीक है। देख लो एक बार कितने हुए। 20 विद्यार्थियों के लिखने हैं हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। और फिर आगे मान लो एक, ये हो गया 19। और लास्ट के आ गए 8। ये हो गए 20 विद्यार्थियों के मार्क्स। ये क्या है? 20 विद्यार्थियों के 10 में से आए हुए नंबर हैं। अब हमें पता लगाना है कि कौन से नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं, ठीक है। जैसे 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 3 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, और जितने विद्यार्थियों के नंबर आए होंगे वही उनकी क्या कहलाएगी? बारंबारता। तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूं एक तरफ तो अंक और दूसरी तरफ उनकी बारंबारता, ठीक। अभी एक बार में तो सब समाहित नहीं होंगे, इसलिए इधर और लिख देते हैं ये अंक और ये बारंबारता, ठीक है। फिर ये इधर अंक और बारंबारता, ठीक। चलिए अब देखिएगा ध्यान से। अंक जो है हम एक नंबर से शुरू करेंगे भाई। अंक 10 में से कितने आ सकते हैं? तो एक आ सकता है, फिर 2 आ सकते हैं, 3 आए होंगे, किसी के 4 आए, किसी के 5 आए, फिर किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, किसी के 8 आए, किसी के 9 आए, किसी के 10 आए, ठीक है। तो इसकी तो जरूरत ही नहीं। अब देखो किसके कितने आए। एक नंबर कितने विद्यार्थियों के आए तो गिनेंगे यहाँ पर। एक, ये रहा, ये 2 और ये 3। 3 विद्यार्थियों के कितने नंबर आए? एक एक नंबर आया। तो बारंबारता कितनी बार हुई? 3 बार। अब 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए? तो देखो 2 नंबर कितने के आए? ये 1, ठीक है, फिर ये 2, फिर ये 3। बस 2 नंबर भी कितनों के आए हैं? 3 विद्यार्थियों के। कितने विद्यार्थियों के आए? 3 विद्यार्थियों के। फिर अब हम चेक करेंगे 3 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए। तो 3 देखो, 1, ये 2, ये 3। ये भी 3 विद्यार्थियों के आए। कितने विद्यार्थियों के आए? 3 विद्यार्थियों के, ठीक है। 3 भी 3 विद्यार्थियों के ही आए हैं। अब 4 नंबर तो देखो, 1, फिर ये 2, ये 3। ये भी 3 विद्यार्थियों के। क्या बात है, सबके 3 ही सेट हो रहे हैं क्या? तो 4 नंबर भी 3 विद्यार्थियों के। फिर 5 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए? तो देखो, 1, ये 2, बस 2 विद्यार्थियों के, ठीक है। तो ये 5 नंबर जो है वो 2 विद्यार्थियों के आए हैं। फिर 6 नंबर कितनों के आए? तो 6 नंबर देखो, 1, बस एक ही विद्यार्थी का है। तो 6 नंबर कितने विद्यार्थी के आ गए? एक विद्यार्थी के। 7 नंबर कितने विद्यार्थियों के आ गए? तो 7 नंबर आए हैं, देखेंगे, देखो 7 नंबर किसी के नहीं आए। इसका मतलब 7 नंबर एग्जिस्टेंस में नहीं रहा, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 8 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं? तो 8 नंबर देखो, 1, ये 2 और ये आपका यहाँ पर 3। तो 3 विद्यार्थियों के कितने आ गए? 8 नंबर आ गए। ये 3 विद्यार्थी। फिर 9 नंबर, तो 9 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए? तो देखेंगे 9 नंबर, देखिए 9 जो है, एक, बस एक ही विद्यार्थी के आए। 9 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए हैं? एक विद्यार्थी के। तो ये एक। और 10 नंबर, तो 10 नंबर देखो केवल और केवल इस विद्यार्थी के आए हैं।
10 नंबर केवल किसके आए हैं, इसके अलावा कहीं पर भी 10 नंबर है क्या, नहीं है। तो ये भी कितनों के आए, एक विद्यार्थी के। कितने विद्यार्थियों के आए, एक विद्यार्थी के। बस हो गया काम कंप्लीट। ये जो है हमने गिन लिया कि एक नंबर आया 3 विद्यार्थियों के कक्षा में। कितने में से, 20 विद्यार्थी थे, 10 नंबर का टेस्ट लिया, 10 नंबर में से कितने कितने नंबर आए वो लिख लिया। फिर इसमें से हम पता लगा रहे हैं कि एक नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 2 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए, 3 नंबर कितने विद्यार्थियों के आए। ये जो जितनी बार रिपीट हुआ है यही क्या कहलाते हैं, बारंबारता। अब देखो यहां पर हम देखें तो हमारे पास में है क्या, तो देखिएगा आप, एक नंबर आया है 3 विद्यार्थियों के, 2 नंबर आए 3 विद्यार्थियों के, 3 नंबर आए 3 के, 4 आए 3 के, फिर 5 नंबर आए 2 विद्यार्थियों के, 6 नंबर आया एक विद्यार्थी के, 7 किसी के आए नहीं, 8 नंबर आए 3 के, 9 के आया, एक के आया 9, एक के आया 10। और बड़ी अच्छी बात यह है कि जब आप ये बारंबारता है ना, ये काउंट करेंगे तो ये बारंबारता 20 होनी चाहिए। जितने विद्यार्थी हैं उतने ही विद्यार्थियों के नंबर तो रिपीट हुए होंगे। तो ये जो बारंबारता है इसका योग जो है वो 20 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, योग जो है वो 20 होना चाहिए। तो आप यहां पर जो है अब योग करेंगे, ठीक है, बारंबारता का। चलो तो देखो, 3 3 6, 3 9, 3 12 और 2 14, 14 के बाद में 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 और 3 20। तो योग कितना आ गया, 20 आ गया। यानी ये जो है 20 विद्यार्थियों के मार्क्स का जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास निकल कर आ गया है। तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाटा कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आया है, उसी को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक है, चलिए तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए इसको अच्छे से, और उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ये अपना यहाँ पर जो है बारंबारता कंप्लीट हुआ। अब इसी बारंबारता से संबंधित है बारंबारता बंटन। अब ये बारंबारता बंटन क्या होता है उसकी भी बात अपन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखेंगे भाई। अब बारंबारता बंटन क्या होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो लिखेंगे बारंबारता बंटन, तीसरी शब्दावली, बारंबारता बंटन। ठीक है, अब बारंबारता बंटन का मतलब क्या है। बारंबारता बंटन का मतलब बेसिकली ये होता है कि बारंबारता बंटन जो है हमारे पास में कोई आंकड़े हैं, ठीक है, जो हमने मतलब एकदम ऐसे सही नहीं कर रखा है, डिफाइनिंग नहीं कर रखी, बस ऐसे ही हमारे पास रैंडम आंकड़े पड़े थे। ठीक है, तो उन आंकड़ों में से हम क्या करेंगे, जो है उनको इस प्रकार से प्रस्तुत कर देते हैं कि जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, कोई भी व्यक्ति जो है उन आंकड़ों को क्या कर सके, सरलता से समझ सके, है ना। मतलब हम ये करेंगे कि हमारे पास में कुछ प्रेक्षण दे रखे होंगे, उस प्रेक्षण को हम क्या करेंगे, बारंबारता के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे। समझ में आई बात, कि भाई जो प्रेक्षण है हमारे पास, जो एक्सपेरिमेंट्स है, वो एक्सपेरिमेंट के सामने उसकी बारंबारता लिख देंगे। तो जो एक तरफ आपका प्रेक्षण, एक तरफ बारंबारता, इन दोनों को मिलाकर जो टेबल तैयार करेंगे उसी को कहा जाता है बारंबारता बंटन, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास रैंडमली कोई आंकड़ा होगा, उन आंकड़ों को हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वाइज यानी कि आवृत्ति के अनुसार जो है परिवर्तित करके बढ़िया एक टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, उसी को कहा जाता है। ठीक, तो मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, सीधे समझा रहा हूं इसके अंदर। देखिए उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 3 4 5 6 3 2 4 2 3 1, एक छोड़ो 4 और 5, इस प्रकार से कुछ ये रैंडम हमारे पास में आंकड़े दे रखे थे। ठीक है, अब इन आंकड़ों को हम क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार जमाएंगे। तो कैसे जमाएंगे, तो एक तरफ हम लिखेंगे प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब है ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों में अलग अलग जो आंकड़े हैं उनको सीक्वेंस वाइज लिखेंगे। जैसे देखो 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है और 2 आ रहा है, तो वो ये आपका क्या हो गया, प्रेक्षण, है ना। मतलब भाई ये पहले प्रेक्षण का रिजल्ट है, ये दूसरे प्रेक्षण का, ये तीसरे प्रेक्षण का आंकड़ा, ये चौथे पांचवे, जैसे हर प्रेक्षण वाइज जो जो आंकड़े आए हैं वो अपन यहाँ लिखेंगे।
और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता लिखेंगे। इसको अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेक्षण को अपन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए प्रेक्षण, तो प्रेक्षण अपने पास में है मिनिमम दो, दो के बाद में आया है तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में पांच, पांच के बाद में छह। चलो अब ये जो है अपन लिख लेते हैं। तो दो कितनी बार आया है, तो देखो एक और ये रहा दो, तो कितनी बार आया, दो बार। तीन कितनी बार आया, तो एक, ये दो और ये तीन, कितनी बार आया, तीन बार। फिर चार, तो देखो एक और ये दो और ये तीन, कितनी बार आया, तीन बार। फिर पांच, तो ये एक और ये दो, तो ये दो बार। और छह, तो ये एक बार। बस ये लो। तो हमारे पास में प्रेक्षण यानी कि जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंट है, वो हमारे पास आंकड़े आ गए और उसके सामने हमने इसकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी लिख ली। तो अब दो के दो जो है वो कितनी बार आया है, दो बार। तीन कितनी बार, तीन बार। चार तीन बार, दो पांच दो बार, छह एक बार। तो ये जो हमने क्या करा, देखो भाई, अब बताओ ये वाली जो टेबल आपके सामने आई है, क्या इस टेबल को आप समझ पा रहे हैं आसानी से? बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है ना? तो ये जो आपने आंकड़ों को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करा, जिससे कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं, इसी को कहा जाता है आपका बारंबारता बंटन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब ये जो बारंबारता बंटन आपने तैयार करी है ना, इसके भी अलग अलग प्रकार हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है, तो ये बारंबारता बंटन मतलब वही है, पीछे जो बारंबारता का मतलब समझा, उसी से फिर जब आप इस प्रकार से टेबल तैयार करते हो तो वो बारंबारता बंटन कहलाता है। अब ये बारंबारता बंटन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है अवर्गीकृत, या उसी को कहते हैं असतत, या फिर उसी को कहा जाता है आपका खंडित यानी टूटा हुआ बारंबारता। वहीं पर एक होता है वर्गीकृत और सतत और अखंडित बारंबारता बंटन। तो बारंबारता बंटन के प्रकार, ठीक है, मतलब दो टू टाइप्स है। तो यहां लिखेंगे बारंबारता बंटन। ठीक, और बारंबारता बंटन के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों, दो प्रकार हैं। अब कौन कौन से प्रकार हैं, तो पहला है अवर्गीकृत। अवर्गीकृत यानी नॉट नॉट क्लासिफाइड या फिर नॉन क्लासिफाइड। ठीक है, और अवर्गीकृत या इसे आप असतत, नॉन कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, असतत और खंडित, खंडित बारंबारता, बारंबारता बंटन। ठीक है, इसमें क्या होगा बेसिकली कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो बारंबारता होगी, वो टुकड़ों टुकड़ों में लेंगे। कैसे लेते हैं, टुकड़े कैसे किए जाते हैं, सब समझाया जाएगा। और दूसरे कौन से होते हैं, तो ये होते हैं आपके वर्गीकृत या सतत यानी कि कंटिन्यूअस, और अखंडित, अखंडित मतलब नहीं है टूटे हुए। ठीक है, तो अखंडित बारंबारता बंटन। क्लियर? ये है हमारे पास में क्या, तो बारंबारता बंटन यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दो टाइप्स, जो आपको जो है पता होने चाहिए। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में। एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ लिया तो भाई आगे क्या पढ़ेंगे फिर, है? कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से जितना पढ़ाया उतना ही अगर रिवीजन कर लोगे, इसको ही अच्छे से समझ लोगे, तो आराम से पूरे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।